हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। आज हम आपके लिए क्लास 11 का चैप्टर 5 एक न्यू टॉपिक लेके आए। उसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत मज़ेदार चैप्टर है ये, क्योंकि इतना आसान चैप्टर और होता नहीं है। बहुत ही आसान है और एक क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आपको एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम में दो, स्कूल में दो, कॉलेज में जाओ, बीकॉम में जाओ, कहीं भी जाओ, एक क्वेश्चन इसमें से आएगा ही जरूर। या ऑफिस में आप काम करने जाओगे ना, तो वहाँ भी आपको काम करना पड़ेगा इसी चैप्टर के ऊपर। तो चैप्टर का नाम फिर से बोल रहा हूँ, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट अकाउंटिंग प्रोसेस का कोई पार्ट नहीं है। ये कोई अकाउंट्स नहीं है। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? आइडेंटिफाइंग एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। कौन से ट्रांजेक्शन? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। इसके बाद इसको क्लासीफाइंग होता है, जो उसका हम लेजर बोलते हैं। फिर समराइजिंग, जिसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। फिर क्या होता है? इंटरप्रिटिंग, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एंड कम्युनिकेटिंग रिजल्ट टू द इंटरेस्टेड पीपल। इंटरेस्टेड पीपल कौन है? जो मालिक है, या क्रेडिटर्स है, डेटर्स है, गवर्नमेंट है। इस सब के हम इंटरप्रिटेशन से रिजल्ट है ना, उसको हम कम्युनिकेट करते हैं। ये होता है अकाउंटिंग प्रोसेस। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कोई अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं है। तो ये है क्या? ये है एक स्टेटमेंट हम बनाते हैं किसी पर्टिकुलर डेट में, किसी भी डेट में। जनरली क्या होता है, एक साल फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो 31 मार्च को, 30 मार्च को कर लिया, या 31 दिसंबर को, या 30 जून को, किसी भी दिन, या 15-15 दिन बाद हाँ, आप इसको बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? आप सब ने सब्सिडरी बुक्स में कैश बुक किया है। कैश बुक क्या है? इससे जर्नलाइज्ड लेजर, मतलब जर्नल भी है, लेजर भी है। तो कैश बुक का हमने डबल कॉलम कैश बुक आपको कराया। डबल कॉलम कैश में क्या होता है? एक कॉलम में तो होता है कैश, दूसरे कॉलम में क्या होता है? बैंक। मतलब कैश बुक जब बनाते हैं हम, तो एक साइड डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या होता है? सारे रिसीव लिखते हैं। क्रेडिट साइड में क्या होता है? सारे पेमेंट लिखते हैं। दो कॉलम क्यों बनाते हैं? एक कॉलम में जो कैश टेंशन, जो हमारा कैश बॉक्स में कैश है, उस कैश और किसी कैश में गया, कैश बॉक्स में पैसा बढ़ गया, तो सर डेबिट साइड में लिखेंगे। और क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? कैश बॉक्स से जो खर्चा हो रहा है, वो सारे हमने कैश कॉलम में लिखते हैं। और बैंक का जो सेकेंड कॉलम है, उसको बोलते हैं बैंक कॉलम। बैंक कॉलम क्या होता है? बैंक कॉलम होता है जो हमारा बैंक में अकाउंट है ना। आजकल तो हर कोई के बैंक में अकाउंट होता है। तो बैंक में जो अकाउंट है, वो भी हमारा एक टाइप का कैश ही है, वो बैंक में पड़ा हुआ है। तो बैंक कॉलम में उसका बैलेंस लिख देंगे। डेबिट साइड मतलब जमा, और क्रेडिट साइड मतलब ओवरड्राफ्ट, मतलब हमारा बैलेंस नहीं है, नेगेटिव बैलेंस। बैंक का मतलब ओवरड्राफ्ट रखा है। लेकिन कैश से कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता है। कैश तो हमारे कैश बॉक्स में, अगर कैश नहीं है तो कैश जीरो है। माइनस बैलेंस कैश का कैसे होगा? इसलिए कैश का क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। लेकिन बैंक का डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अगर डेबिट है तो वो बैंक में हमारे अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है, और क्रेडिट में है तो बैंक का हमें ओवरड्राफ्ट दे रखा है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में आ गया, तो उसको हम मेंटेन करते हैं। हमारा जो बैंक में जो अकाउंट है, उसी का तो हम मेंटेन करते हैं कैश बुक में, बैंक कॉलम में। जो किसी को चेक दिया तो चेक की क्रेडिट साइड में हो जाता है, किसी से पैसा मिला तो डेबिट साइड में हो जाता है। अगर इंटरेस्ट हमें मिला है तो डेबिट साइड में हो जाता है। इंटरेस्ट बैंक ने पे किया तो क्रेडिट साइड में हो जाता है। ऐसे एंट्री करते करते रहते हैं ना। ऐसे बैंक भी आपको खाता का जो ट्रांजेक्शन होता है, वो उनके कंप्यूटर में उन्होंने रिकॉर्ड करते रहते हैं। आप अगर बैंक में गया कि भाई हमें एक स्टेटमेंट दे दो, तो बैंक आपको स्टेटमेंट दे देते हैं। मतलब आपको ये खर्चा हुआ, ये इनकम हुआ, आपका अभी ये इतना बैलेंस है, पता चल गया। ये स्टेटमेंट मांगा सकते हो, या बैंक आपको पासबुक देते हैं ना, वो पासबुक में आप एंट्री करा लो, यानी क्या देख लो भाई क्या क्या आपको खर्चा हुआ, क्या क्या इनकम हुआ, अभी कितना बैलेंस है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जे कैश बुक में जो आपको बैंक कलम में, कैश बुक में बैंक कलम में जो बैलेंस है ना, वो बैंक का जो स्टेटमेंट या पासबुक का बैलेंस से बराबर होना चाहिए।
क्योंकि वही तो अकाउंट है जो हमारा कैश बुक बैंक में लिख रहे हो, वही अकाउंट बैंक में मेंटेन कर रहे हैं। तो हम बैंक से स्टेटमेंट लेके आएंगे या पासबुक अपडेट करके लाएंगे तो हमारे कैश बुक के साथ टैली होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। कहीं देखो कैश बुक में कुछ, कैश बुक का जो बैंक कलम है उसको में कुछ बैलेंस है, बैंक जो स्टेटमेंट दे रखा है या पासबुक का कुछ बैलेंस है, दोनों में अंतर आ रहा है। तो चलो घर में तो चल जाता है, लेकिन कंपनी में जब करोगे तो आपको पता होना चाहिए ना क्यों अंदर आ रहा है। तो होना नहीं चाहिए, टैली होना चाहिए। तो क्यों नहीं हो रहा है तो उसको आपको पता होना चाहिए ना। तो उस पता करने के लिए किसी पर्टिकुलर डेट में हमने एक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, भाई कौन कौन से अकाउंट जो बैंक में है या हमारा इस पे नहीं है, या हमारा कैश बुक में है बैंक में नहीं है, तो वो हम उसको रिकॉन्साइल कर लेंगे। तो पता चल जाएगा कि कौन सा बुक से हमने कैश बुक में नहीं लिखा, कैश बुक का बैंक में नहीं लिखा, या बैंक नहीं लिखा है। तो सब चीज़ पता चल जाएगा। तो हमें वो एक स्टेटमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे आगे हैं, तो उसके लिए हमें बैंक टैली होना चाहिए ना कि कोई अकाउंट तो कोई अकाउंट तो छूट नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कोई अकाउंट लिखने में छूट गया, तो जब बैंक से हम स्टेटमेंट लेके आएंगे या पासबुक रिकॉर्ड करके लाएंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ हमारी गलती है, तो हम उसको ठीक कर लेंगे। तो इसलिए बैंक का एक रिकॉन्सिलिएशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कोई अकाउंट नहीं है ना, अकाउंटिंग प्रोसेस का कोई पार्ट है, ये एक स्टेटमेंट है। जस्ट लाइक जैसे ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट बनाता ना, लेजर बैलेंस करेक्टनेस जांच करने के लिए, लेजर बैलेंस का जो डेबिट क्रेडिट है वो ठीक है कि नहीं, उसके लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाता। और ट्रायल बैलेंस में जो गलती मिल गया तो रेक्टिफिकेशन एरर्स करके हम उसको ठीक किया। उसके बाद हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाएंगे। तो हमारा कैश बुक तो बना हुआ है, कैश बुक में देख लेंगे कितना बैलेंस है, और बैंक से स्टेटमेंट लाएंगे या पासबुक लाएंगे, हम उसमें देखेंगे भाई क्या कहाँ कहाँ कौन कौन सी एंट्री है, और कौन कौन सी एंट्री जो छुटा हुआ है कैश बुक में नहीं है, कैश बुक का बैंक कलर में नहीं है, बैंक स्टेटमेंट में है, या बैंक स्टेटमेंट नहीं है कैश बुक का बैंक कलर में है, उसका हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, रिकॉन्साइल करना पड़ेगा। रिकॉन्साइल करके हम एक डिसीजन में आएंगे, भाई इस गलती के कारण हमारा 2 अकाउंट टर्निंग हो रहा है, एक गलती हम ठीक कर लेंगे तो हमारा अकाउंट ठीक है। हमारा जितना बैंक में है उतने ही हमारा कैश बुक के बैंक कलर में उतने ही अकाउंट है, तो अकाउंट ठीक है। तो इस डिसीजन में हमने आ जाएंगे। तो बैंक लोन स्टेटमेंट का आगे एक डेफिनेशन देना है। ये छोटा सी 1-2 मार्क्स का थ्योरी आ सकता है, डिफरेंस आप मांग सकते हैं। वो डिफरेंस क्या है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट is a statement prepared mainly to reconcile the difference between the bank balance shown by cash book का बैंक कलम, बैंक बैलेंस shown by कैश बुक एंड बैंक पासबुक। तो बैंक पासबुक और बैंक बैलेंस shown by कैश बुक दोनों मैच होने चाहिए, एक रिकॉन्सिलिएशन करना है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड, क्यों हमने बना रहा है इसको, मेनली टू रिकॉन्साइल द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस शोन बाय कैश बुक एंड पासबुक इन ए पर्टिकुलर डेट। कोई पर्टिकुलर डेट में हम देखते हैं। अब देखो मैं इसको हाईलाइट किया ना, बैंक बैलेंस बाय कैश बुक एंड बैंक पासबुक। तो ये क्लियर होगा डेफिनेशन, डेफिनेशन हम कर लेंगे। इसके बाद क्या आ रहा है? डिफरेंस कॉस्ट बाय गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। क्यों डिफरेंस आते हैं उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। डिफरेंस क्यों आते हैं? नंबर ए देखो, डिफरेंसेस कॉस्ट बाय गैप, टाइम गैप के लिए रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स कैसे है? नंबर 1, चेक इशूड। हमने किसी को चेक दिया, जब चेक दिया तो कैश बुक बैंक में लिख दिया, क्रेडिट साइड में हमने एंट्री कर दिया कि भाई पेमेंट हो गया। नॉट येट प्रेजेंटेड इन द बैंक, अभी बैंक तक को पहुंचा नहीं चेक, हमने अभी किसी को दिया है चेक, और वो तो 1 दिन टाइम लेंगे तो बैंक में ले जाएंगे, वो हाथ का हमने निकाल दिया हमारा कैश बुक से, तो कैश बुक का बैंक बैलेंस कम हो गया, लेकिन बैंक में चेक तो पहुंचा नहीं अभी तक, इसलिए बैंक का बैलेंस ज़्यादा है। तो हम आज का दिन में अगर पासबुक एंट्री करके लाएंगे या स्टेटमेंट लाएंगे तो टैली नहीं होगा। तो ये एंट्री हमें हटाना पड़ेगा, जो चेक इशूड हमने किया है ये तो बैंक में नहीं होगा, है? अच्छा, इस पे आपको एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ कि हमारा कैश बुक में क्या होता है, डेबिट साइड में रिसिप्ट होता है और क्रेडिट साइड में पेमेंट होता है, कैश बुक का बैंक का लोग है। लेकिन बैंक में उल्टा होता है, बैंक में डेबिट मतलब होता है,
डेबिट मतलब खर्चा, बैंक का खर्चा है ना। और क्रेडिट मतलब क्या होता है, इनकम। तो हमारा जो बैंक स्टेटमेंट देगा ना, क्रेडिट साइड में जो एंट्री होगा वो होता है इनकम, लेकिन हमारा पासबुक कैश बुक में डेबिट साइड की एंट्री होता है इनकम। और बैंक का डेबिट साइड की एंट्री मतलब हमारा खर्चा, और हमारा डेबिट साइड की एंट्री, हमारा क्रेडिट साइड की एंट्री मतलब हमारा खर्चा। ये ध्यान रखना, उल्टा होता है। मतलब कैश बुक, हमारा कैश बुक का बैंक का नाम और बैंक का स्टेटमेंट अगर लाएंगे दोनों साथ साथ रखोगे तो देखोगे बैंक का जो बोलते हैं बैंक हमारा इतना क्रेडिट है, इतना क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये जमा है। लेकिन हमारा जमा का मतलब होता है कैश बुक का डेबिट साइड की एंट्री। हमारा क्रेडिट साइड की एंट्री का मतलब होता है खर्चा, कि बैंक का क्रेडिट साइड का मतलब होता है कि हमारा जमा, और डेबिट साइड का मतलब होता है खर्चा। ठीक है। नंबर 2, चेक पेड इन टू बैंक फॉर कलेक्शन। हमने किससे चेक मिला है वो हमने डेबिट कर लिया, मतलब हमारे अकाउंट में हमने लिख लिया, बैलेंस बढ़ गया, बट नॉट येट क्रेडिटेड बाई बैंक। बैंक क्रेडिट करेंगे ना, बैंक अभी तक क्रेडिट नहीं किया, मतलब बैंक अभी जमा नहीं दिखा है, क्योंकि कलेक्शन के लिए गया। चेक तो अभी जमा किया, 3 दिन बाद वो कलेक्ट होकर आएंगे, तब जाके बैंक आपको अकाउंट में उसको जमा करेंगे। तो बैंक का क्या नहीं, लेकिन जब हम किसी से चेक मिलता है ना, तो वो हाथ के हाथ हमारा कैश बुक में बैंक कलम में लिख लेते हैं। तो हमारा बैंक कलम तो कैश बुक तो भर गया पैसा, लेकिन बैंक में चेक नहीं पहुंचा। तो ये एक कारण है जिस वजह से हमें रिकॉन्सिलिएशन का जरूरत होता है। नंबर 3, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय बैंक। अब देखो, हमने तो एक चेक बैंक में भेज दिया कलेक्शन के लिए, मतलब हमारे अकाउंट में बढ़ा दिया, हमारा बैलेंस बढ़ गया, लेकिन बैंक पे जब गया ना तो चेक डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड मतलब चेक कैंसिल हो गया, तो बैंक तो बढ़ाएगा नहीं। तो आज का दिन में अगर हम देखेंगे तो हमारा अकाउंट तो बढ़ा हुआ है, लेकिन बैंक में कम है, तो रिकॉन्सिलिएशन की जरूरत है। पता चल गया कि इस वजह से टल नहीं होगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया तो एंट्री बैंक में आ गया, लेकिन हमारा कैश बुक के बैंक में नहीं है। कि इन्फॉर्मेशन में जब हम स्टेटमेंट लाएंगे, पासबुक ले तभी तो पता चलेगा कि बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है। तो तब तक हमारा एंट्री नहीं आया तो टैल नहीं होगा, तो रिकॉन्सिलिएशन की जरूरत है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो गया सपोज बैंक में, तो बैंक इंटरेस्ट काट लेंगे। तो बैंक इंटरेस्ट काट लिया तो हमारा अकाउंट से कम हो गया ना, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन हमें तो मिला नहीं अभी। जब हम बैंक से स्टेटमेंट लेके आएंगे या पासबुक में एंट्री करके लेके आएंगे तब पता चलेगा हाँ बैंक काट लिया, तो हम एंट्री कर देंगे। लेकिन तब तक तो हमारा अकाउंट बढ़ा हुआ है, लेकिन बैंक में कम हो गया, तो रिकॉन्सिलिएशन की जरूरत है। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय बैंक। आप लोग को पता है कि बैंक बहुत सारे चार्जेस काट लेते हैं, जैसे एटीएम कार्ड के लिए काट लेते हैं, जैसे एटीएम का पैसा विड्रॉ किया 5 वर्ष से ज़्यादा तो उससे काट लेते हैं, या कोई चेक बुक इशू किया तो उसके लिए भी काट लेते हैं। उससे बैंक काट के हमारे अकाउंट में तो माइनस कर देते हैं, माइनस। लेकिन ये कमीशन किसी को पेड किया तो हमारे अकाउंट से काट लेते हैं। लेकिन वो चीज़ हमें पता चलेगा जब हम बैंक स्टेटमेंट लेके आएंगे घर, तब पता चलेगा कि बैंक ने ये एंट्री काट लिया। तो तब तक के लिए हमें रिकॉन्सिलिएशन की जरूरत है, नहीं तो पता नहीं चलेगा ये क्यों इतना नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक। अब कभी कभी कस्टमर जैसे आरटीजीएस होता है, आरटीजीएस डायरेक्ट बैंक जमा कर दिया या ऑन अकाउंट ट्रांसफर कर दिया। हमने किसी कस्टमर से पैसा मिलेगा, उन्होंने ऑन अकाउंट ट्रांसफर कर दिया हमारे अकाउंट में, कहते तुम अकाउंट नंबर दे दो, हमें अकाउंट नंबर दे दिया, हमारा अकाउंट ट्रांसफर कर दिया। इसको जानकारी हमें है नहीं, तो बैंक में तो हमारा अकाउंट बढ़ गया, जैसे आरटीजीएस मिला या डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो गया, हाँ, या पेटीएम ट्रांसफ़र हो गया, तो उसका अकाउंट तो बढ़ गया बैंक में। लेकिन हमारा कैश बुक जो घर में मेंटेन करते हैं, हम घर में या ऑफिस से मेंटेन करते हैं, बैंक का अलग कैश बुक, उस पर एंट्री आया नहीं, तो वो तो कम है। तो इस केस में भी हमें रिकॉन्सिलिएशन की जरूरत है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाई बैंक। बैंक अगर हमें इंटरेस्ट दिया है या डिविडेंड मिला है, हमें किसी शेयर होल्डर है किसी कंपनी का, उससे डिविडेंड मिला है, तो बैंक कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में तो जमा कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ जमा नहीं है बैंक कलम ऑफ द कैश बुक। तो अभी हमें एंट्री डालना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट देखेंगे तो अभी तो डालेंगे हम, तो बैंक का स्टेटमेंट लेके आया या पासबुक में एंट्री चला के लाया तो तभी हम एंट्री करेंगे। तो इसके लिए रिकॉन्सिलिएशन का जरूरत है। एंड नंबर 9 एक और पॉइंट है, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक
ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखा है, भाई हमारा बिजली का बिल है या हमारा गैस का बिल है, ये सब और डायरेक्ट पे कर देगा हर महीने में, हमें आपकी इन्फॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं है। जितना भी हमारा अमाउंट होगा आप डायरेक्ट पेमेंट कर दिया करो। बैंक ने ऐसे कोई पेमेंट कर दिया तो बैंक में तो बैलेंस कम हो गया, हमें पता नहीं है। हम पासबुक एंट्री करने गए, देखा वहाँ तो बैलेंस बहुत कम है। घर में लाया, देखा भाई ये तो एंट्री बैंक डाल रखा है, हमें तो अब डालेंगे तब जाके टैली होगा। तो भी इसके लिए भी रिकॉन्सिलिएशन का जरूरत है। तो ये आप मुझे 9 पॉइंट दिया आपको, इसको बोलते हैं टाइम गैप। मतलब टाइम गैप है ना कि हमने एक चेक इशू कर दिया, अभी वो बैंक में जाएगा, अगर काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो टाइम गैप के लिए ये सब डिफरेंस होते रहते हैं, ये 9 टाइप डिफरेंस, जिसको हमें रिकॉन्सिलिएशन करना है। रिकॉन्सिलिएशन के लिए ये बहुत जरूरी है। नंबर बी, डिफरेंसेस कॉज्ड बाय एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए कोई गलती हो गया। अपने कैशबुक में एक डेबिट साइड में एक एंट्री है, वो लिखने में हमें गलती हो गया, लेकिन बैंक तो सही एंट्री करेंगे, तो बैंक में सही एंट्री है तो हमारा टैली नहीं होगा, तो रिकॉन्सिलिएशन की जरूरत है। एक मैंने और हाईलाइट किया, एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस बाय द फर्म। एरर्स कमिटेड, गलती हो गया जब फर्म ने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया तब। तो उसके लिए देखो 3 पॉइंट है। चेक इश्यूड टू ए क्रेडिटर बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। क्रेडिटर्स को हमें चेक दे दिया, लेकिन कैश बुक के बैंक में लिखने भूल गया, लेकिन बैंक तो सही एंट्री करेंगे तो बैंक का तो टैली हो जाएगा। बैंक का तो टैली मतलब बैंक का तो कम हो गया, हमारा तो यहाँ तो कम नहीं है, तो हमें करना पड़ेगा, रिकॉन्सिलिएशन की जरूरत है। नेक्स्ट, चेक डिपोजिटेड इनटू द बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। एक चेक जमा किया, लेकिन कैश बुक मतलब कैश बुक का बैंक कलम में लिखने में हमारी गलती हो गया, वो लिखा नहीं है हमने, लेकिन जब बैंक जाएगा बैंक तो लिख लेंगे, तो बैंक में अकाउंट बढ़ जाएगा, हमारा कम है, तो रिकॉन्सिलिएशन का जरूरत है। नंबर 3, एरर्स इन टोटलिंग और बैलेंसिंग बाय द बैंक कलम ऑफ द बुक। अब बैंक कलम का जो टोटल है ना, वो टोटल का जो बैलेंसिंग किया उसमें गलती हो गया, तो गलती होगा तो हमारा बैलेंस गलत आएगा, लेकिन बैंक में तो और कुछ बैलेंस है, किंतु वो तो उन्होंने तो गलती नहीं किया, वो सही किया, तो उन्होंने सही किया। तो जब हम टैली करेंगे तो भाई कोई गलती नहीं है, तो हम टोटल चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसके लिए भी रिकॉन्सिलिएशन का जरूरत है। Sometimes the bank commits an error and records the wrong entries in the customer's account, which causes a difference between the bank balance shown by the cash book and the balance shown by the passbook. इसको बोलते हैं errors omitting in recording transaction by the bank. अगर बैंक ने कहीं गलती कर दी है, बैंक ने नहीं लिखा है, तो उसको भी जब स्टेटमेंट लाएंगे तो स्टेटमेंट देख के हमें ठीक करना पड़ेगा। फिर देखो, समटाइम्स द बैंक कमिट्स एन एरर एंड रिकॉर्ड्स द रॉन्ग एंट्रीज इन द कस्टमर्स अकाउंट। कस्टमर को रॉन्ग एंट्री लिख दिया, व्हिच कॉजेज ए डिफरेंस बिटवीन द बैंक शोन बाय द कैश बुक एंड द बैलेंस शोन बाय द पासबुक। तो एक आपको थ्योरी आ सकता है छोटा से, व्हाट डू मीन बाई बैंक रिकॉन्सिलिएशन, व्हाट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एंड व्हाट इज द कॉजेस ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन। बैंक रिकॉन्सिलिएशन का कारण क्या है, किस लिए होता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन, तो ये आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा। ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, या मैंने यहाँ लिख के रखा है, इसमें से नोट कर लेना, नोट करके आप इसको याद कर लेना कि बैंक स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर डेट में बनाया जाता है, इसलिए कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट बैलेंस का टैली करने के लिए, एक रिकॉन्सिल करने के लिए जरूरत होता है। और उसका कॉज क्या है, कॉज मैंने ये बोला, एक टाइम गैप, और एक होता है एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस बाय द फर्म, और एक होता है एरर्स कमिटेड रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बाय द बैंक। एक एग्जाम्पल भी मैं आपको दे दिया, ठीक है। अब हम देखो इसको हमने कैसे साम आते हैं, हमारा साम कैसे आते हैं। साम देखो, हमने एक डायरेक्ट साम से कर रहा हूँ, बहुत आसान है, इतना मज़ेदार चैप्टर है ये। एक बार दिमाग इस पॉइंट घुस गया ना, तो ये तो बहुत आसान से एक साम तो हो जाता है। 10-15 नंबर का होता है साम, तो आराम से मिल जाएगा आपको।
सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा से एफर्ट दो, इसमें कुछ नहीं है। देखो, प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31/3/2025। मतलब 2025 में 31 मार्च को ये ट्रांजेक्शन है जिसको लेके हमें एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। हमने बैंक स्टेटमेंट बैंक से लेके आया, ये बैंक पासबुक लेके आया और हमारा कैश बुक से उसको मिला है, कैश बैंक का मतलब कैश बुक से क्या क्या गलती है, तो ये गलती हमारा मिला है, वो यहाँ लिख दिया हमने क्या क्या गलती मिला है। अब तुम्हें रिकॉन्सिलिएशन बनना है। पहले क्या है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक पे एज पर कैश बुक मतलब कैश कलम नहीं है, बैंक कलम। बैंक कलम मतलब कैश बुक, क्योंकि ये सारे बैंक का ट्रांजेक्शन है। तो कैश कलम में हम ले रहे हैं, डेबिट बैलेंस और बैंक कलम में हमारा कितना बैलेंस है, 3,72,000। नेक्स्ट क्या है, चेक इशूड टू क्रेडिटर्स बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। हमने चेक तो इशू कर दिया लेकिन बैंक में अभी ये पेमेंट के लिए गए नहीं, तो कैश बुक से हमें बैंक का मतलब कैश बुक से कम करना पड़ेगा। कम है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक में तो बैलेंस ज़्यादा है, ये तो मैं इशू कर दिया, कम दिखा दिया तो बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर 3, डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अब बैंक को डिविडेंड मिल गया, बैंक का हमारा अकाउंट में बढ़ा दिया पैसा, मतलब बैंक का बढ़ाना मतलब क्रेडिट कर दिया, बैंक तो क्रेडिट कर दिया, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमारा मिला नहीं। अभी तो मैं स्टेटमेंट लेके आया बैंक से, तो अभी पता चला, तो हमें कैश बुक में कैश बैंक वाले में डिविडेंड बढ़ाना पड़ेगा 5,000 रुपया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक इंटरेस्ट अलाउ किया 1,250, जो हमारा बैंक कलम द कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो वह एंट्री करना पड़ेगा। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। आपने चेक डिपॉजिट किया बैंक में, तो इसका मतलब आपने हमारा बुक्स में जमा दिखा दिया, कैश बुक का बैलेंस, कैश बैंक का मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया 15,400 से, लेकिन ये पैसा अभी बैंक अभी कलेक्शन के लिए बैंक में गया नहीं, बैंक में बढ़ा नहीं, तो हमारा बैलेंस तो कैश बुक का है ना, मतलब कैश बुक के बैलेंस है, तो ये बैलेंस है हमारा बड़ा हुआ है, तो इसे कम करना पड़ेगा तब जाके टैली होगा। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस। बैंक कुछ चार्जेस काट लिया, तो बैंक हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया 200, तो हमारे अकाउंट में इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। जब 7 लेकर आप चला तो हमारे अकाउंट में इसको क्रेडिट कर देंगे। ए चेक डिपॉजिट इनटू बैंक वाज डिसऑनर बट नो इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड। चेक डिपॉजिट मतलब हमारे अकाउंट में जमा कर दिया आपने, बैंक का मतलब कैश बुक तो बढ़ गया, लेकिन ये बैंक इसको डिसऑनर कर दिया, मतलब बैंक हमारे अकाउंट में पैसा बढ़ाया नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे कैश बुक के बैलेंस पर कैश बुक से कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ। हमारा बिहाफ में हम पर जो हाउस टैक्स है वो बैंक पे कर दिया, बट नो इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम बैंक, लेकिन बैंक से कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं। जब हम स्टेटमेंट निकाल कर लाया या पासबुक में एंट्री करके लाया तो पता चला कि 350 रुपये बैंक ने हमारा अकाउंट से माइनस कर दिया, क्योंकि हाउस टैक्स पे किया, तो हमारे अकाउंट में एंट्री करना पड़ेगा, तभी जाकर तो टाली होगा ना, दोनों बैलेंस बराबर होगा, रिकॉन्सिल होगा। अब देखो इसको हमने सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने पहले ही बोला ये कोई अकाउंट्स नहीं है, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है इसका, हमने अपना मर्जी से एक फॉर्मेट बनाएंगे, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टाइप का फॉर्मेट आपको मिलेगा, हमें सिर्फ इसको रिकॉन्सिल करना है। देखो एक फॉर्मेट आसान फॉर्मेट है, हमने इसको बना रखा है। देखो हमने किया बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2025, मतलब 2025 31 मार्च को हमने बैंक का रिकॉन्सिलिएशन कर रखा हुआ। अब देखो हमने किया कि 3 कलम बनाया, एक पर्टिकुलर से कलम, एक हो गया प्लस आइटम्स, एक माइनस आइटम्स। अब प्लस आइटम्स हमने क्या लिखे, हमारा पहला एंट्री क्या था, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 3,72,000, मतलब बैंक कलम ऑफ द कैश बुक, तो हमने यहाँ लिख देंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब कैश बुक के बैंक बैलेंस में और बैलेंस है 3,72,000। अब बैंक का स्टेटमेंट का क्या बैलेंस है हमें पता नहीं है, हम इसी बैलेंस में ऐड या लेस करते जाएंगे, जो बैंक में ऐड है तो इसमें ऐड कर देंगे, तो इसमें लेस है, बैंक में एंट्री नहीं है तो इसमें बढ़ाना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा, ऐसे करते करते हम लास्ट में जाके बैंक का जो बैलेंस है ना स्टेटमेंट का वो हमारा आ जाएगा। इससे होता है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो देखो पहले हम यहाँ लिखा ऐड,
कुछ आइटम ऐड करना पड़ेगा, कुछ आइटम लेस करना पड़ेगा। यहाँ लिखा है ऐड, ठीक है ना, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है हमने ऐड, लिखा है ना, और यहाँ लिखा है लेस। मतलब कुछ आइटम ऐड करना पड़ेगा, कुछ आइटम लेस करना पड़ेगा। वो कैसे, देखो दूसरा आइटम है चेक इशू टू क्रेडिटर्स। मतलब क्रेडिटर्स का हमने चेक इशू किया। इशू किया मतलब हमने हमारा कैश बुक का बैंक कलम क्रेडिट साइड में पेमेंट दिखा दिया, चेक इशू कर दिया 72,000 का, लेकिन बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। बैंक में गया नहीं पेमेंट के लिए, पहुंचा नहीं बैंक में, तो बैंक का बैलेंस ज़्यादा है। तो हमारे तो पास कैश बुक का बैलेंस है, तो कैश जो भी करना है हमें कैश बुक करना पड़ेगा। तो कैश बुक का हम क्या करेंगे, कैश बुक कम दिखा दिया बैंक में, बैंक में तो ज़्यादा है, तो कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा, बात कर चाहिए, तो कैश बुक का बढ़ा दो। तो ये लिखो आप, ऐड में लिखो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, देखो प्लस में लिख दिया 72,000, ठीक है ना। ये देखो ये प्लस है ना, ये प्लस है, तो प्लस पे हम लिख दो 72,000। प्लस पे बैलेंस था 3,72,000 और बढ़ गया 72,000, क्योंकि ये चेक इशू किया बैंक में पहुंचा नहीं, बैंक का बैलेंस ज़्यादा है, तो यहाँ भी कैश बुक का बैलेंस अवेलेबल, तो यहाँ बढ़ा दो आप। थर्ड एंट्री क्या है, थर्ड एंट्री है डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक डिविडेंड रिसीव किया, तो बैंक हमारा क्रेडिट कर दिया अमाउंट, मतलब बैंक हमारा अकाउंट को बढ़ा दिया 5,000, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमें तब मिला जब जब स्टेटमेंट लेके आया, तो हमें भी देखो बैंक में बढ़ा हुआ है, तो हमें भी कैश बुक का बैलेंस अवेलेबल है ना, तो कैश बुक बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर बराबर टैली होगा, तो कैश बुक का बढ़ा दो आप। डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, तो कैश बुक एंटर कर दो, 5,000 रुपये बढ़ा दिया, तो ये देखो ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, आ रहा है हमारा यहाँ इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक इंटरेस्ट अलाउ किया 1,250, तो हमें कैश बुक में इसका एंट्री करना पड़ेगा। तो कैश बुक और द बैंक कॉलम में आप इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक इंटरेस्ट अलाउ किया बट नॉट येट एंटर इन द कैश बुक, तो बैंक इंटरेस्ट अलाउ किया, बैंक बढ़ गया, तो यहाँ कैश बुक में आपको बढ़ाना पड़ेगा 1,230, तो 1,230 आप बढ़ा दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। चेक हमने डिपॉजिट किया, मतलब हमारे यहाँ जमा दिखा दिया, लेकिन ये हमारे यहाँ तो जमा दिखा दिया बैंक का मतलब कैश बुक, लेकिन ये कलेक्शन के लिए बैंक में अभी गया ही नहीं, बैंक में कलेक्शन के बैंक में आया नहीं, बैंक बढ़ाया नहीं, तो हमारे यहाँ ज़्यादा है, बैंक में कम है, तो हमारा कैश बुक के बैलेंस अवेलेबल है, तो हम इसको कम कर दो, है। तो देखो ये हमने इसको कम कर दिया, लेस चेक इशूड, लेस हो गया चेक इशूड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। देखो ये हमने माइनस कलम में लिखा है ना, माइनस कलम में 1,500 लिख दिया, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, बैंक चार्जेस 200, बैंक 200 रुपया चार्ज काट लिया, मतलब बैंक हमारे अकाउंट डेबिट कर दिया, बैंक कम कर दिया, तो हमारे यहाँ क्या 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 हमारे भी कम करना पड़ेगा, क्या हमारे तो हुआ नहीं, तो हमारे यहाँ भी कम कर दो, बैंक चार्जेस नॉट एंटर द कैश बुक 200 रुपये, 200 रुपये लिख दिया। नेक्स्ट एंट्री क्या है, ए चेक डिपॉजिट इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड बट नो इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड। चेक डिपॉजिट का मतलब हमारा कैश बुक बढ़ा दिया, लेकिन बैंक इसको डिसऑनर कर दिया और इन्फॉर्मेशन दिया नहीं, मतलब बैंक ने जमा नहीं दिखा है, लेकिन हमारे यहाँ जमा है, तो हमारा कैश बुक बैलेंस अवेलेबल है, कैश बुक से कम कर दो, तो लेस में लिखो लेस चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट डिसऑनर 320 रुपया। और एक एंट्री है देखो, और एक एंट्री है बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ बट नो इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम बैंक। बैंक हाउस टैक्स पे कर दिया हमारे बिहाफ में, बैंक कम कर दिया, लेकिन हमारा इन्फॉर्मेशन नहीं है, अब इन्फॉर्मेशन मिला तो हमारे पास कैश बुक बैलेंस अवेलेबल है, यहाँ भी कम कर दो, तो कैश बुक से एक एंट्री कम कर दो, तो कितना है 350 रुपया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो,
यहाँ है ना 15,400, ये 15,400 नहीं है, ये इसको हमने लिखा है, ये तो ये रिकॉन्सिलिएशन में कितना है इसमें 1500, 1540 नहीं है, ये 1500 है, ये 4 नहीं है, 4 गलती से आ गया, 4 काट दो, तो ये 1500 है। तो ये हमारा रिकॉन्सिलिएशन बन गया और की एंट्री नहीं है। अब क्या है, प्लस आइटम्स जो है सबका टोटल कर लो और माइनस आइटम जो है सबका टोटल कर लो। तो प्लस आइटम का टोटल बनता है आपको 4,50,250 और माइनस आइटम का टोटल बनता है 16,270। ठीक है, अब दोनों का कितना डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस जो है ये प्लस में है, प्लस में है मतलब इधर का बैलेंस है ना, इस साइड का बैलेंस है, इस साइड का बैलेंस है ना। तो इधर लिखो, हमारा था कैश बुक में डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो बैंक में एक क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि बैंक में क्रेडिट मतलब होता है जमा, इसलिए बैंक का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए 4,33,980। ये हमारा बैंक स्टेटमेंट से टैली हो जाएगा। अगर टैली हो गया तो क्लियर है, ठीक है ना। अगर टैली नहीं हुआ तो हमारे कहीं एड्रेस में कहीं गलती हो रहा है, ठीक है। तो हमें डेबिट साइड के टोटल और क्रेडिट साइड टोटल कर रहे हैं। अगर ये बैलेंस इधर इधर आते हैं ना, इस साइड में आते हैं, यहाँ आते हैं, तो हो जाता है ये डेबिट बैलेंस, यहाँ हो जाता है डेबिट, क्रेडिट का जाएगा, मतलब नेगेटिव बैलेंस, मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो गया। तब लिखते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट देता है अगर क्रेडिट साइड बैलेंस है। लेकिन बैलेंस है डेबिट का, डेबिट ज़्यादा है, डेबिट साइड बैलेंस है, इसलिए फेवरेबल बैलेंस है। बैंक में फेवरेबल बैलेंस कितने हैं 4,33,980 और हमारा कैशबैक का बैलेंस कितना है 3,72। देखो कितना डिफरेंस है, ये 3,72 या 4,33। और डिफरेंस क्यों है, हमने जब स्टेटमेंट लेके आए ये सब डिफरेंस मिला है, वो हमने रिकॉन्सिलिएशन बना लिया तो पता चल गया हमें। अब इसको हम ठीक कर लेंगे तो हमारा दोनों टैली हो जाएगा, बैंक बुक, बैंक कॉलम मतलब कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। एक साम यहाँ से जुड़ रहेगा। ऐसे आपको कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, डेबिट बैलेंस आज पर कैश बुक भी दे देते हैं, क्रेडिट बैलेंस आज पर पासबुक, पासबुक मतलब बैंक स्टेटमेंट को वो भी दे देते हैं। अब दोनों में से आप कोई एक लेके काम करो। अगर आप कैश बैलेंस लेके चलोगे तो आपको बैंक बैलेंस आ जाएगा, बैंक का स्टेटमेंट का बैलेंस आ जाएगा। अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस लेके चलोगे तो कैश का बैलेंस आ जाएगा। तो आपको पता लगेगा कि साम आपको राइट है कि रॉन्ग है। कभी क्वेश्चन में दोनों बैलेंस दे देते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दिया, इसमें कैश बैलेंस दिया। कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या होगा, आपको ये बैलेंस भी दे देंगे। दोनों में से आपका मर्जी है, कोई सा स्टेटमेंट लेके चलो। क्रेडिट बैलेंस आज पर बैंक स्टेटमेंट लेके चलो तो उसमें एडलेस करते जाओ, या डेबिट बैलेंस आज पर बैंक का अलावा कैश बुक लेके चलो, उसे डेबिट क्रेडिट करते एडलेस करते जाओ तो बैलेंस आ जाएगा। तो दोनों बैलेंस आपको टैली हो जाएगा। तो उसमें एक फ़ायदा ये होता है, आपको पता चल जाए कि आपको साम राइट है और रॉन्ग है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो एक साम आपको एकदम श्योर, अरे बहुत ही आसान है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो तो आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हम यहीं तक यहाँ ख़त्म करते हैं। आज की क्लास यहीं तक है। अगले क्लास में हम समझाएंगे अगर बैंक में नेगेटिव बैलेंस है, जिसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो कैसे रिकॉन्सिल उसको करेंगे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस के लिए क्या क्या रूल है। इसके बाद एक अमेंडमेंट कैश बुक होता है। अमेंडमेंट कैश बुक का मतलब होता है जो हमारे पास तो कैश बुक है, आप स्टेटमेंट लाने के बाद कैश बुक आप ठीक कर लो, जो एंट्री कैश में हुआ नहीं उसको पहले ठीक कर लो। तो कैश बुक ठीक कर लिया, ठीक करने के बाद उसको नाम दे दिया अमेंडेड कैश बुक। समझ गए ना, बैंक बैलेंस कैश बुक का सिर्फ बैंक बैलेंस है, ध्यान रखना, नॉट कैश कलम। कैश बुक का जो बैंक कलम है उस पर जो जो एंट्री यहाँ है उसको लिख लो पहले, जो कैश बुक लिख सकते लिख लो। लिखने के बाद खत्म हो गया। अब जो एंट्री पड़ा रहेगा ना, जो कैश बुक नहीं लिख सकते, बैंक में गलती है, बैंक में ज़्यादा है कम है, तो उसके लिए तो बैंक को स्टेटमेंट जैसे बनता है मतलब छोटा हो जाएगा बैंक का स्टेटमेंट। बाकी तो कैश बुक में आ गया, बाकी छोटा हो जाएगा। तो जो कैश बुक के अमेंडमेंट बैलेंस का जो बैलेंस आ गया ना, उसको हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, वो अमेंडेड है। और उसके बाद बैंक का जो भी है वो लिखेंगे। ये सब आपको अगले क्लास में हम करेंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं। कैसे लगा अच्छा क्लास, बहुत इंटरेस्टिंग है ना।
तो बैंक स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से करना और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज हम चलते हैं, ठीक है, थैंक यू।